अरे हाँ, रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था नहीं मैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे आया रिप्रोडक्शन चैप्टर में, बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में बेसिक बातें आप जान चुके हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं, कैसे दो गैमेट्स मिल करके जाइगोट फॉर्म करते हैं और एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। अब इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है प्लांट्स के लिए और एक पढ़ना है। अब एनिमल में भी स्पेसिफिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शुरू से एनिमल्स के लिए नहीं, पहले हम बात करेंगे प्लांट्स के लिए। अब बेटा सुनो, प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बोलोगे यार सर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स कैसे सेक्स करेंगे सर, है ना, दिमाग में तो यही आता है बच्चे के, प्लांट्स कैसे सेक्स करेंगे, क्या प्लांट्स भी सेक्स कर सकते हैं जैसे ह्यूमंस या बाकी एनिमल्स परफॉर्म करते हैं? सेक्सुअल एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अच्छे भाषा में कॉपुलेशन भी बोला जा सकता है बायोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है। क्या वो ये कर पाते हैं? क्या प्लांट सेक्स करते हैं? ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में? तो यार यहाँ पे हमने समझा था लास्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा कि इनके पास ऐसी कोई एबिलिटी या ऐसी कोई इनके पास ये नहीं है जिसके कारण से ये मोशन परफॉर्म करे और सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करे, या इनके पास ऐसे कोई स्पेशल पार्ट्स और ऑर्गन्स भी नहीं है। तो फिर ये होगा कैसे? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का सही मतलब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा तब बोला जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण नहीं, तब बोला जाता है जब दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। क्या दो गैमेट्स का मिलन करना संभव है प्लांट्स के अंदर? हो सकता है। इसके लिए प्लांट्स जो है थर्ड पार्टी एजेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अरे बाप रे, मतलब सर सेक्सुअल एक्टिविटी 3 लोग आ गए, ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी वाली बात नहीं है। गलत मतलब नहीं समझना उसका। यहाँ पे एजेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब क्या होता है ना, जैसे बेसिकली देखो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट्स के पास जो सेक्सुअल पार्ट है, जो उनका सेक्सुअल ऑर्गन है, बेसिकली वो एक फ्लावर है, फूल है ना। अब सुनो होता कैसा है, ये प्रोसेस समझने से पहले एक सीक्वेंस समझ लेते हैं कि प्लांट कैसे अपने एक इंडिविजुअल को बनाता होगा, अपने एक न्यू इंडिविजुअल को कैसे प्लांट बनाता होगा, इसका सीक्वेंस पहले जान लेते हैं। देखो होता क्या है ना बेटा, जो प्लांट है उसका फ्लावर, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब उस फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द सेम टाइम हो सकती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही फ्लावर के पास हो सकती है। जैसे अभी गणपति का सीजन आएगा भी, है ना, गणपति बप्पा को पसंद है कौन सा? हिबिस्कस, जासवंत, है ना बेटा, हिबिस्कस के फ्लावर को देखो आप, वो जो फ्लावर है बेटा वो बाइसेक्सुअल, उसके ऊपर दोनों सेक्सुअल पार्ट्स है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। कहाँ पे होते हैं सर ये पार्ट्स? अब इसके लिए हमें फ्लावर की कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मैं ड्रॉ करूंगा आपके लिए। चलो मैं आपके लिए फ्लावर की कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ, मेंटेन कर रखे मार्कर। ओके बढ़िया, किसने किया? थैंक यू सिमरन। तो यहाँ पे देखो बेटा किस तरीके से एक फ्लावर में सेक्सुअल पार्ट्स हम लोग डिनोट करेंगे। एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों ही सेक्सुअल पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। सर क्या हमेशा फ्लावर्स ऐसे ही होते हैं, दोनों एक साथ रहने वाले? नहीं बेटा, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है ना। लेकिन हिबिस्कस एक ऐसा, इसलिए हम उनके एग्जाम्पल्स बनाते हैं, मोनोसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, ठीक है। मोनो मतलब यानी एक ही सेक्स को कंटेन कर रहा है, जो बाय यानी कि जो दोनों। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर को ड्रॉ करेंगे जो कि हिबिस्कस का फ्लावर होगा। देखो आपकी बुक में भी उसकी कंस्ट्रक्शन वैसे तो दी जाती है, और जो है बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये इतना बड़ा डायग्राम कैसे निकाले। हाँ, तो इसके लिए एक साधारण सिंपल सा आपको मैं तरीका बताता हूँ। अब वो डिपेंड करता है किसकी डायग्राम निकालने की ताकत कैसी है उसके ऊपर भी, लेकिन मैं हमेशा डायग्राम इस तरीके से बनाता हूँ। ओके मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें निकाली, मैं बताता हूँ क्या क्या निकाला है, टेंशन लेने का नहीं। कितने मिनट लगे निकालने के लिए? 2 मिनट भी नहीं लगे यार, 30 सेकंड के अंदर। तो डायग्राम बच्चे इसको क्या करते,
बच्चे ये करते हैं नहीं, इसलिए फ्री हैंड ड्राइंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो फिर यार 1 घंटा भी लगेगा निकालने के लिए, है ना, तब भी डायग्राम आपकी बनने वाली। तो फ्री हैंड डायग्राम से इसको बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। आपको बस सीक्वेंस मालूम होना चाहिए, पहले क्या निकाले और बाद में क्या। मालूम क्या होना चाहिए, पहले क्या निकाला बाद में क्या। ये थोड़ी सी गंदी लग रही होगी लेकिन नोटबुक के ऊपर विश्वास रखो, मैं अच्छी निकालता हूँ, ठीक है। आती है मेरे को, अभी समझाने के लिए इतनी काफ़ी है, ठीक है ना। फिर भी हाँ, मेन चीज़ें नोट करो, है ना। डायग्राम मैटर नहीं करती, डायग्राम में हमेशा उसके लेबल्स और हमने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो चीज़ें मैटर करती है। अब यहाँ पे बाकी भी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट्स में दिखाई जाती है, अब मैं सब कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। ओके, सुनो, मेन चीज़ें समझते हैं। हमें इस फ्लावर में आइडेंटिफाई करने आना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनको कंबाइनली हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं, ओके। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनको कंबाइनली हम गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। तो 2 नाम हमें पढ़ने हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। अब इसके और भी नाम है वैसे इनके लिए, ओके, स्टैमेन एंड पिस्टिल। अरे पता है क्या, नहीं पता तो सुन ले अभी। तो जो एंड्रोशियम है उसको स्टैमेन भी बोला जा सकता है और जो गाइनोशियम है उसको पिस्टिल। तो स्टैमेन एंड पिस्टिल भी बोल सकते हैं या फिर इसको एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। सर ये सब क्या 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 है, बायोलॉजी के नाम इजी है, टेंशन मत लो, है ना। एक बार ये अच्छे से समझ गए तो हमेशा याद भी रह जाएंगे, रटने की जरूरत इसको भी नहीं है, ओके, रटने की जरूरत इसको भी नहीं है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनको हम एंड्रोशियम बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम गाइनोशियम। देखो फीमेल गाइनो वर्ड तो पता होगा, या इतने भी बुद्धू हो, थोड़ा थोड़ा तो रिलेट कर पाओगे। तो गाइनोशियम किसके लिए, फीमेल्स के लिए, ओके। फीमेल्स के लिए जो डॉक्टर होती है उसको गायनेक बोलते हैं, पता होगा आपको, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हो ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम बोलेंगे गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम बोलेंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, क्लियर है। अब ये पार्ट सर यहाँ पे कहाँ पे है, इस फ्लावर में किधर है, तो इनको हमें डिनोट करना पड़ेगा। अब सर यहाँ पे ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है ये कहाँ पे है, ये किसी एक पार्ट का नाम है, नहीं बेटा, एक कंबाइंड नाम है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को मिल करके एंड्रोशियम बोला जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो जो चीज़ आती है उनको मिल करके गाइनोशियम बोला जाएगा। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है सबसे पहले ये ऊपर में जो लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, सबको पता है स्टिग्मा। जो ये दंडी है पतली सी, है ना, नीचे जाके फूल जाएगी, राइट, नीचे जाके ऐसे फूल जाती है, हाँ, स्टाइल में रहने का स्टाइल। और ये जो नीचे फूला हुआ है ना, एग्जैक्टली बेटा, ये है ओवरी। इसको भी यहीं पे दिखाता हूँ, कंबाइन नाम देने में अच्छा आसान होगा, अच्छा होगा यहाँ पे। और इन तीनों को मिल करके बोलते हैं स्पेलिंग पक्का, ओ एन ओ ई, आती है मेरे को, खतरनाक। लेट्स ट्राई आउट विद एंड्रोशियम, नहीं देख रहा हूं मैं, देख ले तो। NDR, इसमें भी ओ ही आता है, हाँ ठीक है। सुनो सर, ये तो हुआ किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो ना लगातार है, खत्म, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये जो बीच वाला पूरा हिस्सा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ओके, सिंपल। अब सुनो, जो यहाँ पे ये डंडी नजर आई है, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। अलग कलर मार्कर है अपने पास, चल ठीक है ना। ये देखिए डंडी, ये डंडी, ओके, ये डंडी देखो। अच्छा मैंने 4 ही निकाले, बस 4 नहीं होते, हाँ और भी होते हैं बहुत सारे, हाँ ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ नहीं, उधर दिखा है। सुनो, तो ये जो ब्लू डंडी वाला है बेटा हिस्सा, ये इसको बोलते हैं, अरे बस तुम दोनों को ही मालूम है, बाकी क्या बोलते हैं इसको, अब तक तो सारे जवाब दे रहे थे, बोलो। इसको बोलते हैं फिलामेंट, ओके, क्या बोलते हैं फिला। और इसके ऊपर में मैंने ऐसे कुछ बनाया यहाँ पे, हाँ
अब सुनो, हाँ, फिलामेंट, एंथर, ये मिलकर के किसको बना रहे? एंडोशियम। तो ये गाइनोशियम क्या हुआ? और एंडोशियम और ऐसा फ्लावर जिसके पास ये दोनों सिस्टम्स है, यानी कि एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी है, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे जो डायग्राम जिसके हम बना रहे, उस डायग्राम को बोला जाता है असल में पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। लेकिन यही डायग्राम आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर दिखाने के लिए भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस इस ओवरी के अंदर क्या हो रहा है ये दिखाने के लिए भी हम एक डायग्राम निकालते हैं, उसकी हम बात करूंगा, ठीक है। उसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और क्यों डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये भी हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, पार्ट्स ऑफ, और यहाँ पे फ्लावर कैसा है? एग्जाम्पल किसका दिया है अपने? ठीक है। अरे ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। अब कैसे होगा सर, फ्लावर तो निकाल लिया, आपने ये भी बता दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, सब ठीक है। नया पौधा बनेगा कहाँ से, निकलेगा कहाँ से? सवाल तो अभी भी वही है ना, नया पौधा। देख भाई, मेन चीज है रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने ही जैसा नया इंडिविजुअल बनाना। फ्लावर आ गया, नया पेड़ कहां पे आया? अब रिप्रोडक्शन होगा कैसे ये समझते हैं, ठीक है। असल में फ्लावर्स तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं, फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पर्टिकुलर प्लांट का। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हमने हिबिस्कस फ्लावर का लिया, यहाँ पे कुछ पार्ट्स हमने इसके समझे। क्या क्या पार्ट समझे? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी समझा जो कि गाइनोशियम कहलाता है, एंथर और फिलामेंट समझा जो कि एंड्रोशियम कहलाता है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बढ़िया सर, मजा आया, हे ओके ओके ओके। अब क्या? अब सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमने ये समझा ना कि दो गैमेट्स का मिलन होना चाहिए। दो गैमेट्स जब मिलेंगे तभी तो वो झाइगोट फॉर्म करेंगे, है ना, झाइगोट फॉर्म करेंगे। और झाइगोट फॉर्मेशन के बाद ही जो है बेटा, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बनेगा। यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होती होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ। ये जो फूल है, इसके इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मदद से जो ये एंथर नजर आ रहा है आपको, एंथर, इस एंथर के अंदर जो मेल गैमेट है यानी कि पोलन ग्रेन, वो बैठा होता है। कहाँ पे? इस एंथर के अंदर कौन बैठा है? पोलन ग्रेन्स, दाने 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 छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स देखे होंगे आपने फ्लावर के ऊपर, नहीं? अब ये पोलन ग्रेन जो है ये मेल गैमेट है। क्या है ये पोलन ग्रेन? मेल गैमेट है। ये पोलन ग्रेन कौन है? मेल गैमेट है। जो ये ओवरी है, ओवरी फीमेल गैमेट है। ओवरी के अंदर बेटा एग सेल है, यहाँ पे एग है। ये क्या है? ये फीमेल गैमेट है। देखो ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम हम डायग्राम में ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, बच्चे ध्यान दे सारे, कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो गैमेट्स का मिलन होना है, तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना भाई कि जो मेल गैमेट जो एंथर के ऊपर बैठा है, जिसका नाम क्या है? पोलन ग्रेन, वो वहां पे ओवरी तक पहुंच जाए, उस एग सेल तक पहुंच जाए। अब ये प्रोसेस करने के लिए भाई जाहिर सी बात है, प्लांट्स के पास कोई ऐसी मोशन करने वाली ताकत है क्या? जैसे इंसान चल सकता है, घूम सकता है, हिलडुल सकता है, ऐसे प्लांट कर सकते हैं क्या? वहां तक जा करके यू पोलन ट्यूब ट्यूब बन जाएगी? ऐसे नहीं ना, अपने आप से नहीं होगा ना।
कुछ तो तरीका चाहिए होगा कि वो मेल गैमेट वहां तक पहुंच जाए, या अपन हाथ से निकाल करके डाल देंगे? नहीं। तो ये जरिया जो है ये चुनते हैं इन एजेंट्स की मदद से। कौन होते हैं सर ये एजेंट्स? ये एजेंट्स ज्यादा कुछ नहीं, कुछ उड़ने वाले कुछ पंछी हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं जैसे बटरफ्लाई वगैरह। ये जो है कभी कभी हवा की मदद से भी हो सकता है, हवा की मदद से पोलन ग्रेन उड़ करके यहाँ से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये इस तरीके से कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते, इनको डिपेंड रहना पड़ता है ऐसे थर्ड पार्टी एजेंट्स के ऊपर जो कि इस पोलन ग्रेन को, जो कि एंथर पे बैठा है, इस स्टिग्मा तक पहुंचा दे। ये नेचुरली कुछ इस तरीके से अडेप्ट हो चुके हैं कि यहाँ पे जो ये स्टिग्मा होता है इसके ऊपर यहाँ पे एक थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस लगा होता है स्टिग्मा के ऊपर। और एडेप्टेशन इस लेवल का हो रखा है कि कुछ फ्लावर्स में इस स्टिग्मा की यहां पे एक बढ़िया खुशबू भी आती है, खुशबू यानी कि महक, सुगंध। और उस कारण से जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स है वहां पे आकर्षित होते हैं, और जब वो आते हैं तो उनके पैरों को ऐसे पोलन ग्रेन चिपक करके वहां पे आ जाते हैं, तो अपने आप पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। कहां से कहां तक? एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक। कितना मुश्किल है यार। कोई रिलायबिलिटी तो समझो, इनकी डिपेंडेंसी तो समझो। यहां पे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। और रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल यहां पे हो ही नहीं रहा है इस तरीके से। समझो सक्सेसफुल कब होगा? मैं तो तब बोलूंगा ना मेरा रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल जब बच्चा निकलेगा। अरे यस और नो? तभी बोला जाएगा ना। यहां पे तो नया पौधा अभी निकला भी नहीं है, उसकी तो कहानी आगे। और यहां पे तो अभी सिर्फ जद्दोजहद इसकी चल रही है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए किसी तरीके से, चाहे पंछी उड़ा के ले जाए, चाहे हवा से उड़ करके चला जाए, या कोई इंसेक्ट उठा करके उसको लेके चला जाए। बात तो उसकी चल रही है बस। उसके बाद की कहानी और स्टोरी तो और लंबी है। तो ये कोई सिंपल प्रोसेस बिल्कुल भी, ये एक लंबी प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद भी सर्टेनिटी नहीं है कि पौधा नया बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों बता रहा हूं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ध्यान दे। यहां पे ये थर्ड पार्टी एजेंट पे डिपेंड तो हो गए, इसलिए इसने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया कि यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ पैदा हो जाता है, यहाँ पे सुगंध आती है ताकि वो आकर्षित हो जाए फ्लावर की तरफ और ट्रांसफर इनका आसान हो पाए। अब यही प्रोसेस को हम पोलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है डेफिनेशन पोलिनेशन की? द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। वापस एक बार क्या बोला? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma is called as pollination. Is called as pollination. अब pollination में भी हम दो चीजें पढ़ते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अगर इसी प्लांट के इसी फ्लावर से इसी के अंदर पोलिनेशन हो जाए खुद ब खुद तो सेल्फ हुआ ना, तब उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। और किसी दूसरे फ्लावर का आकर के इसके ऊपर गिर जाए तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। आ रही है बात समझ? हो तो ये भी सकता है। फ्लावर्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं पेड़ के ऊपर, किसी दूसरे फ्लावर का पोलन आकर के दूसरे फ्लावर के ऊपर लग सकता है कि नहीं? उसी पेड़ का दूसरे फ्लावर का पोलन इस फ्लावर के स्टिग्मा में आ सकता है कि नहीं? तब जो हुआ वो क्या हुआ? क्रॉस पोलिनेशन। और जब खुद के ही फ्लावर का इस एंथर का ये जो पोलन निकल करके खुद इसमें लग जाए तब क्या हुआ? सेल्फ पोलिनेशन। तो प्लांट्स जो है सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? लेकिन ये बात किसके लिए कर रहा हूं मैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। फ्लावर्स तो मोनोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अरे यार कितना इंटरेस्टिंग है नहीं? आप सुनना ध्यान से, और कहानी आगे बाकी है। अब तो हमने नया पौधा बना ही नहीं है, अभी तो खाली हम गैमेट्स को कंबाइन करने में जुड़े हुए हैं। अब मान ले किसी भी तरीके से यहां से पॉसिबल हो गया और ये पोलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच गया, मतलब पोलिनेशन हो गया। अब पोलिनेशन होने के बाद क्या सर? जो स्टिग्मा पे ये पोलन ग्रेन आ जाता है तो यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन मिलता है, खाना पीना, स्वागत किया जाता है नए मेहमान का, और यहाँ से फिर ये पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। बोलो क्या फॉर्म करता है? ऐसी एक पोलन ट्यूब यहाँ से फॉर्म की जाती है जो कि ऐसे हो करके रास्ता सीधा था सीधी चली जाती नहीं, ऐसे घूम करके उल्टी दिशा से नीचे से ऊपर जाती है।
जो नीचे की एंड से ये ऊपर जाता है और मिलता है तो इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं? सो पोलन ट्यूब फॉर्म्स एंड इट गोज फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड से नहीं जाती है, माइक्रोपाइलर एंड से जाती है, माइक्रोपाइलर एंड से जाती है। माइक्रोपाइलर एंड से होते हुए फिर वो एक से वहां पे वो पोलन ट्यूब मिलेगी। पोलन ट्यूब के मिलने के बाद जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो एक साथ मिलकर के फर्टिलाइजेशन होकर झाइगोट फॉर्म करेंगे। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा यहां पे वो भी हम जो है डबल फर्टिलाइजेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। अब सर ऐसा क्यों? उसके लिए मैं अलग से डायग्राम बना करके आपको समझाता हूं। पहले हम इसके रिप्रोडक्शन की कहानी को आगे समझ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात की। फर्टिलाइजेशन थोड़ा पॉज करो क्योंकि उसको आपस में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी को समझते हैं। यहां तक का सफर समझ में आया? सफर पढ़ रहे ना पूरा हम? हाँ। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है झाइगोट अपनी सेल्स को डिवाइड करता है, कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे सीड बनाता है, सीड कोट बनाता है और ये फूल धीरे धीरे फल में बदल जाता है। अब बनता है फल। क्या बनेगा? फल। और फल बनने के बाद वो जो फल है जो कि एक न्यूट्रिशन का भंडार होता है पूरा, उसके अंदर जो बीज बना है ना, बीज, वही है मेन चीज जिसकी मदद से नया प्लांट बनेगा। देखो यार कितना कॉम्प्लेक्स, ऐसा खाना नहीं आ रहा है इनको, ऐसा खाना पड़ रहा है। कितना मुश्किल है प्लांट का रिप्रोडक्शन, सीधा सीधा नहीं है भाई, तुरंत नया प्लांट बन गया, यूं नहीं होगा। अब गारंटी सोचो कितनी कम है। ये फल बन भी गया, फल पक भी गया, जंगल में है, फल पक गया, फल नीचे गिर गया, मिट्टी में गिरा, बीज गिरने के बाद अगर उस बीज को जर्मिनेट होने लायक, जर्मिनेशन प्रोसेस होती पड़ी होगी बचपन में, जर्मिनेट होने लायक एनवायरनमेंट मिले, यानी कि उसको पानी मिला, उसको खत मिला, उसको रूट्स फॉर्म करने के लिए अच्छी मिट्टी मिली और सनलाइट अगर नेसेसरी उसको मिली, तो वो जर्मिनेट होगा और वहां पे नया प्लांट निकल आएगा। तब हुआ रिप्रोडक्शन, उस प्लांट का नया इंडिविजुअल बन गया। आ रही है बात समझ? दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन वर्क्स इन प्लांट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम? कुछ इस तरीके से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा प्लांट्स में। आसान बिल्कुल भी। तो सीबीएसई बच्चे देख ले, ठीक है, आपको सेम टॉपिक है। उस तरीके से वो फ्लावर्स होते हैं। अब सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन की बात मैंने कर ली है ना, ठीक है। अब ऐसा कोई फ्लावर जिसमें खाली एंड्रोशियम प्रेजेंट है उसको अपन मेल फ्लावर बोलेंगे, और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है उसको अपन फीमेल फ्लावर बोलेंगे। तो मेल फ्लावर किसको बोलना है और फीमेल फ्लावर किसको बोलना है, ये आपको समझ आ रही है बात? मेल फ्लावर के पास क्या होगा? एंड्रोशियम होगा, और फीमेल फ्लावर के पास क्या होगा बेटा? गाइनोशियम होगा। ऑल राइट। अब ये प्रोसेस तो हमने पढ़ ली कि किस तरीके से जो है मेल और फीमेल गैमेट का मिलन होकर के किसी फ्लावर में जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पे फ्रूट बनेगा, बीज बनेगा और फिर जो है एक नया प्लांट बन सकता है, ठीक है, उस बीज से बाद में। तो इस जो है तरीके से प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। लेकिन हमने समझा कि यार ये प्रोसेस इतनी सादी, सिंपल और आसान तो है नहीं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। रादर ये बहुत, आप बोलोगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, सिंपल साधारण इसने ऐसे नहीं है कि जैसे हम कोई श्योर शॉर्ट तरीका है, ये इस तरीके से अगर ट्रांसफ़र हो गया पोलन ग्रेन्स का तो पक्की बात रहेगी कि नया प्लांट्स आ ही जाएगा। कोई श्योरिटी नहीं है, राइट। पॉलिनेशन हो भी गया तो उसके बाद मान ले वो फल बनने के बाद अगर किसी ने उस बीज को मान ले ऐसा हुआ ही नहीं कि वो बीज को ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पे वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए, तो फिर तब तो प्लांट बनने से रह जाएगा। वो बीज तो जो बना है इतनी मेहनत से, इतना पॉलिश होने के बाद, हम जानते हैं कितनी मेहनत के बाद वो बीज बन चुका है ना। हम तो ऐसे फेंक देते निकाल के, है नहीं? अरे यस और नो? सोचो यार वो बीज कितनी मेहनत से बना है। आफ्टर पोलिनेशन, ओके, आफ्टर पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब बनी होगी और फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फिर जाकर के सीड कोट फ्रूट बनने के बाद वो बीज निकला, वो बीज अगर जाता आगे तो उसका एक नया प्लांट बन जाता, ठीक है, जो बनने से हमने बीज खा के कचरे के डब्बे में फेंक के रोक दिया। इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं कि आप फ्रूट खाना छोड़ दो, फल खाना छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल खाओ, मज़े से खाओ और बीज जो है डस्टबिन में ही डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बीज जो ले करके आप जो है प्लांट बना सकते हो, इतना आसान वो सिंपल नहीं है। नेचुरली ये चीज़ें होती है, आप देखोगे जो प्लांट्स है वो नेचुरली डेवलप हो रखे हैं इतने सालों से। कोई ऐसा इंसान तो नहीं था ना जिसने जाकर के बीज बोए और बीज बो करके उसको वहाँ पे खत और चारा जो भी उसको रिक्वायर्ड है
वो डालने के बाद उसको पानी रोज़ देता था जा कर के, और फिर जा कर के पेड़ पौधे और जंगल खड़े हुए। नहीं, ये नेचुरली हो रहा है, ये प्रोसेस नेचुरली, किसी को जा कर के जंगल को पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली हो रहा है भाई। बारिश होती है, नेचुरली पानी जो है ज़मीन में जा कर के रुकता है, इनकी रूट्स लंबी लंबी दूर तक फैलती है, इनकी जो है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ी आपने, ये मूवमेंट्स के कारण से अपने आप को ग्रो करते हैं, ग्रो करते हुए जो है ये अपने आप को इवॉल्व भी करते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं, अपने आप में जो है सभी चीज़ें परफॉर्म करते हैं जो अपन लाइफ प्रोसेस के नाम से पढ़ते हैं। तभी तो चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस दिया है एसएससी की बुक में। सभी लाइफ प्रोसेसेस है ना इसके अंदर आती है, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, है ना, या फिर ग्रोथ ही क्यों ना हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस जिसके पास होती है उसी को तो हमने लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला था। चैप्टर के शुरुआत में जब अपन लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 पढ़ना शुरू किया था, है ना, एसएससी के लिए लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, सीबीएसई के लिए खाली लाइफ प्रोसेसेस, तभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि लिविंग थिंग बोलते किसको है ना, लिविंग थिंग बोलते उसको है बेटा जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस होती है, राइट। ऐसे ये प्लांट्स है जिसकी एक लाइफ प्रोसेस आज हमने पढ़ी जो कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी लिविंग थिंग्स के लिए, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर स्पेसिस, इन ऑर्डर टू कीप कंटिन्यूड देयर नेक्स्ट जनरेशंस कमिंग, इन ऑर्डर टू कीप देयर एग्जिस्टेंस कंटिन्यूसली, ओके, ऑन दिस अर्थ और यू कैन से इन दिस यूनिवर्स, राइट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये जो है स्पेसिस धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वो आगे आएगी नहीं। जस्ट हम में से कोई अगर इमेजिन कर ले, मान ले आज इस साल इस दिन से हम सब ने ये तय कर लिया, ऐसा करना बहुत गंदा होगा और बहुत डेंजरस भी हो जाएगा। मान ले हमने ऐसा तय कर लिया, क्या सर किसकी बात कर रहे हो, हमने ऐसा तय कर लिया कि धरती पे कोई भी इंसान रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं। देखो ऐसे ऐसे सवाल बच्चे के मन में आते हैं ना, पहले कभी किसी के बच्चे के मन में आया था तो उसने मेरे से पूछा था, इसलिए मैं आपको सामने से बता रहा हूँ। पूछते हैं यार बच्चे, में मजाक थोड़ी करो, आपसे आप जैसे आप भी पूछते हो ना टेढ़े मेढ़े सवाल, कैसे कैसे पता नहीं, है ना। मेरे पास खुद इसने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारे ऑलरेडी सवाल होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो सर ऐसा क्या क्या होगा अगर कोई रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, जितने इंसान हैं धरती के ऊपर सबने तय कर लिया कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, आगे हम अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो क्या होगा। तो एक दिमाग में तुरंत चीज़ आ जाएगी कि यार एक समय के बाद जो है हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब कितने लोग नहीं जानते, हाथ ऊपर करो। एक ही टेबल से 2 बच्चे, धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहे। अच्छा नहीं बताओ, सच में बताओ, मैं डांटूंगा थोड़ी यार, मैं बताना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि सच में पता भी है कि नहीं है। कुछ बच्चों को नहीं पता, चलो बता रहा हूँ। गायब होना नहीं होता बेटा, गायब होना इज डिफरेंट थिंग, पूरा अस्तित्व मिट जाना। डायनासोर्स के साथ क्या हुआ है बताओ। वो कहानी सबने पढ़ी होगी, एक एस्ट्रॉयड आया, गिरा, उनकी पूरी जनरेशन एक बार में ही ख़त्म करके चला गया। उसके बाद जो है ये क्योंकि जो है एक भी डायनासोर आगे बढ़ने के लिए बचा नहीं था तो उनकी जनरेशन आगे बढ़ी। तो आज डायनासोर नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नाम शेष, मराठी में उसको वर्ड है, हिंदी में उसको वर्ड है नाम शेष होना, उसका नामो निशान नहीं रहेगा, नाम शेष हो गया अब, वो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता अब वो, राइट। था भी कि नहीं पता नहीं, डाउटफुल है, लेकिन था, हमको पता है, साइंस मैंने प्रूफ किया है, ज़मीन से उसके पूरे स्ट्रक्चर्स मिल रखे हैं वैसे के वैसे। अब इंसान ने, टाइगर का क्या बेटा, कम कम होते जा रहे हैं ना, यस यस। देखो जो स्पेसिस है इनको ऐसे डिराइव किया गया अलग अलग हिस्सों में, हम आगे एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपके क्लासिफिकेशन वाले में आपको दिया गया ये आगे। एंडेंजर्ड स्पेसिस क्या होते हैं, रेयर स्पेसिस क्या होते हैं। एंडेंजर्ड मतलब अभी जो डेंजर में है, रेयर स्पेसिस जो कि बहुत रेयर रह चुके हैं, बहुत ही कम है, ठीक है। वल्नरेबल स्पेसिस क्या होते हैं, जो कि इजीली ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसी सब स्पेसिस की बात होती है और इन सभी का जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये सभी एनिमल्स, आपको भले ही एनिमल लगता हो कि यार वो एनिमल से क्या, कहीं ना कहीं पे फूड चेन का ये कहीं तो हिस्सा होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और ये ख़त्म तो फिर आगे की सारी चेन धीरे धीरे धीरे, आज नहीं एक दिन में नहीं होगा, कुछ सालों में आराम से होगा, लेकिन कुछ सालों में ऐसा होगा कि पूरी दुनिया फिर ख़त्म हो जाएगी, राइट।